नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। आज बात करेंगे राजभर की राजनीति के बारे में और शिक्षा क्षेत्र से जो कुछ खबरें आ रही हैं, शिक्षा मित्रों के बारे में और वित्त विहीन शिक्षकों के बारे में। इन दोनों को लेकर जो राजनीति चल रही है इस वक्त, उस पर बात करेंगे। शिक्षा मित्रों के लिए एक खुशखबरी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरी भारतीय जनता पार्टी पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सबके सब गुजराती। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ समय से बहुत अधिक सक्रिय हैं। क्या उनकी सक्रियता चुनावों में उनको किसी खास तरह की कामयाबी दिला पाएगी? क्या उनकी सक्रियता पिछड़ों की राजनीति को उत्तर प्रदेश में किसी और नए मुकाम पर लेकर जाएगी? ये सवाल आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि राजभर ऐसे नेता के रूप में सामने आ रहे हैं जो बड़ी खड़ी बातें कर रहे हैं। 2017 विधानसभा के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करके, तालमेल करके 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो 4 सीटें जीत पाए थे। वे योगी सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन बाद में आरक्षण के सवाल पर उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ असहमति हुई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को छोड़ दिया। और अब वो 2022 के चुनाव में काफ़ी मुखर दिखाई दे रहे हैं और उनके कुछ सवाल हैं जिसको लेकर पिछड़ों के बीच में एक विचार मंथन चल रहा है। वो अखिलेश यादव के संपर्क में भी हैं। समाजवादी पार्टी को लगातार वो मैसेज करते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया के जरिए वो अपनी बात समाजवादी पार्टी तक पहुंचाते रहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी उनकी जाति के एजेंडे, उनके जो अपने एजेंडे हैं, सुहेलदेव समाज के जो एजेंडे हैं, या उन्होंने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है उसके एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहती है, तो वो उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। उनकी सीधी बातचीत अभी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। इस वक्त हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सुहेलदेव की ज़मीन पर ताकत कितनी है और क्या उनका भागीदारी संकल्प मोर्चा इतना मजबूत है कि प्रदेश में वो जो कल्पना किए हुए हैं, उन्होंने जो एक कल्पना की है, उन्होंने कहा है कि हम आने वाले चुनाव में जीतकर, 2022 के चुनावों को जीतकर और पिछड़ों की राजनीति करके हम सत्ता में आ रहे हैं और हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 5 अलग अलग जातियों के मुख्यमंत्री बनेंगे, ताकि जो जातीय महत्वाकांक्षाएं हैं उनको राजनीति में एडजस्ट किया जा सके। वो कहते हैं कि हमारे 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनेंगे और 20 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी हर साल वो 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस तरह 5 साल में 20 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे जो अलग अलग जातियों के होंगे। उन्होंने जो खांचा तैयार किया है, उन्होंने जो एक रोड मैप बनाया है, उसके तहत जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाली छोटी पार्टियां हैं, निचले जो पिछड़े समाज से आते हैं, उन पार्टियों को वो सत्ता में भागीदारी दिलाएंगे। और वो लगातार खड़ी बातें कर रहे हैं, वो ज़मीन की बातें कर रहे हैं। वो जो सरकार जहाँ पे नाकामयाब हुई है, सरकार जहाँ गलती कर रही है, उन गलतियों की बातें कर रहे हैं। वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो पिछड़े वर्ग की महत्वाकांक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनके साथ जो दल हैं, 10 दल जिनके नाम वो बार बार गिनाते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ 10 दलों का एक समूह है। उन दलों के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो दल भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ जो दल जुड़े हुए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है MIM, वो तो शामिल है और उसका एक राजनीतिक इतिहास है। आपको मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में एक अच्छी खासे वहाँ पे ज़मीन पर उनका एक आधार है। बिहार में भी उन्होंने अब उनके विधायक जीत कर आ गए हैं और उन्होंने कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने अपनी संभावनाएं तलाशी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने
अभी तक कामयाबी का स्वाद नहीं चखा है। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर यानी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा बनकर वो उत्तर प्रदेश में एक नई संभावना तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है और इसमें भारतीय समाज पार्टी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अलावा जो दल हैं, जो छोटे दल हैं, उनका कोई ऐसा राजनीतिक बड़ा इतिहास नहीं रहा है। यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अलावा जन अधिकार पार्टी की बात करें जो बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, तो बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी ने भी कभी कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में जीता नहीं है। उन्होंने पार्टी जरूर बनाई है। पहले वो बसपा में रहे हैं, बसपा से एक कद्दावर नेता माने जाते रहे, लेकिन जब से बसपा से बाहर हुए हैं और NRHM घोटाले में उनका नाम आया था, काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहे थे, तो वो बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी भारतीय संकल्प मोर्चा का एक मेंबर है। और उसके अलावा प्रेमचंद प्रजापति की एक पार्टी है भागीदारी पार्टी, और वो उनका एक गुट है P यानी प्रेमचंद प्रजापति वाला गुट जो है वो इस संकल्प मोर्चा का सदस्य है। रामशरण कश्यप जो भारतीय वंचित समाज से की पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई हुई है, वो इस संकल्प मोर्चा का सदस्य है। बाबू रामपाल की पार्टी राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, कृष्णा पटेल जो अनुप्रिया पटेल की जो बहन हैं और उनकी माताजी हैं, उनकी एक पार्टी है, उनका एक अलग ग्रुप है अपना दल कमेराबादी, तो उस ग्रुप के वो ग्रुप भी इनके साथ है, भारतीय भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है। इस तरह देखा जाए तो भारतीय मानव समाज पार्टी यानी जो राजभर के साथ जो पार्टियां जुड़ी हैं, जिनको वो 10 की संख्या में बताते हैं, एक बड़ा आकार बताते हैं, ये पार्टियां छोटे छोटे समूहों को रिप्रेजेंट तो करती हैं, लेकिन इनकी ज़मीन पर एक मुश्त ताकत नहीं है। लेकिन राजभरों की ताकत है ज़मीन पर। ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि राजभर जो समुदाय है उत्तर प्रदेश में, उसकी ज़मीन पर एक बड़ी ताकत है और देखा जाए तो उनका एक वोट बैंक है। पूरे उत्तर प्रदेश के स्तर पर अगर हम कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश के स्तर पर उतना बड़ा उनका आधार नहीं है, 4% लगभग माना जाता है उनका एक वोट बैंक पूरे उत्तर प्रदेश के स्तर पर। लेकिन अगर देखा जाए पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में उनका काफ़ी गहरा प्रभाव है और 18 से 20% राजभर वोट, और पूर्वांचल में 18 से 20% राजभर वोट बताए जाते हैं, जो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा यानी कि 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में करीब 100 से अधिक सीटों पर इनका प्रभाव है। और इसीलिए राजभर उस ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे पूर्वांचल में अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहते हैं, और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी गंभीरता से इस चुनाव को, ये तो मानना पड़ेगा कि 2022 के चुनाव को वो बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी ताकत का लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं लोगों के बीच में, और मीडिया में भी उनको खासी जगह मिल रही है, मीडिया में भी खासी उनको एक तरह से महत्व मिल रहा है। तो इस तरह से वो एक ऐसा उन्होंने माहौल ज़रूर बनाया है कि उनके साथ कोई बड़ा दल समझौता करना चाहेगा, या वो खुद इस तरह का एक मैसेजिंग करते रहते हैं कि अगर बड़ा दल कोई चाहे तो उनके साथ वो जा सकते हैं जब उनके हितों की सुरक्षा का अगर वो वादा उधर से होता है तो ये है राजभर की ताकत। लेकिन आने वाले समय में यानी कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे तो देखना ये होगा कि वो किस बड़े दल के साथ उनका तालमेल हो पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2017 में भी उनकी कामयाबी इसीलिए संभव हो पाई, वो 4 सीटों पर इसीलिए जीत पाए क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ मिल गया था। तो ये एक सच्चाई है कि उनको अगर उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कामयाबी चाहिए तो उनको किसी न किसी बड़े दल के साथ जाना पड़ेगा। वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या आखिरकार कांग्रेस की ओर बढ़ेंगे, ये अभी तय नहीं है, लेकिन वो इस तरह की एक संभावनाएं तलाश रहे हैं, इस तरह की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं और इसीलिए अपना वो दमखम दिखा रहे हैं। उनके साथ इनके संकल्प मोर्चा में आम आदमी पार्टी ने भी दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन अभी वो इसका हिस्सा नहीं बना है। संजय सिंह से उनकी कई मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा क्या आम आदमी पार्टी उसमें शामिल होगी, इसको लेकर अभी सवाल है। और अभी सवाल ये भी है कि वो बार बार जो मैसेजिंग कर रहे हैं, अखिलेश यादव उनके बारे में क्या विचार करते हैं, कितनी सीटें उनको देने के लिए तैयार होते हैं चुनावों में, ये अभी आने वाले समय में खुलेगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो ओम प्रकाश राजभर जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह की बातें कह रहे हैं, वो भी दिखाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद आप गौर से उनकी बातों को सुनिए कि वो किस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, कितनी बुलंदी से अपनी बात रखते हैं। बांदा से लेकर बलिया तक लाशें गंगा जी में तैरती रही, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखी। प्रयागराज में हजारों लाशें हिंदू धर्म की
मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाई गई। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देखा। पूरे कोरोना जैसी महामारी में देश ऑक्सीजन के लिए परेशान था, प्रदेश ऑक्सीजन के लिए परेशान था, दवा के लिए परेशान था, वेंटिलेटर के लिए परेशान था, अस्पताल में भर्ती होने के लिए परेशान था। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, इनसे देश की जनता से मतलब नहीं, ये बंगाल में वोट जुगाड़ कर रहे थे। जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव, प्रमुखी का चुनाव, एक चीरहरण हुआ था महाभारत में, तो कौरवों का नाश हो गया। इन सरकार में 3-3 चीरहरण हुआ है, 3-3 महिलाओं के साथ जो दुर्गति हुई, और पूरे प्रदेश में जिस तरह का लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का अगर झूठा कोई देश में है तो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सबके सब गुजराती, जितने बड़े बड़े ठेका पट्टा करने वाले गुजराती, देश बेचने वाला गुजराती, देश खरीदने वाला गुजराती, देश का रुपया भी लेके भागने वाला गुजराती। ये है इनका इतिहास। जो पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है, जो दलितों के साथ धोखा हुआ है, वो किसी को पच नहीं रहा। ये इसका मुकाबला 22 तारीख को इसका जवाब प्रदेश की जनता इनको देगी। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत मोर्चा बने। 22 में क्या? 22 में सरकार बनेगी, आप देखिएगा ना। इसकी भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाएगा। देखिए, हमारे मोर्चे में हम लोगों ने तय किया है, चुनाव 2022 में होगा, 5 साल सरकार चलेगी, 5 मुख्यमंत्री होंगे, 20 डिप्टी सीएम होंगे, 5 जाति का सीएम, 20 जाति का डिप्टी सीएम बनाएंगे 5 साल में। शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, रोजगार होगा, और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। सबको शिक्षा एक समान लागू करेंगे, और नौजवानों को, जो देश को आज़ादी कराने वाले लोगों की सोच थी, छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगेगा, कच्चा माल सरकार देगी, तैयार माल सरकार खरीदेगी। तो इस तरह के सवालों के साथ ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनाव में जा रहे हैं। उनके लिए किस तरह की संभावनाएं बनती हैं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। आपको अगर ज़मीन से किसी तरह की जानकारी हो, उनके बारे में किसी तरह का आपका विचार हो, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले मुकाम की ओर। और अगला जो विषय है वो है शिक्षक समुदाय में जिस तरह की हलचल इस समय चल रही है, उसको लेकर सभी पार्टियों में एक ख़ास तरह की संजीदगी दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से शिक्षक समुदाय को सरकार में एडजस्ट करने के लिए सरकार की ओर से, यानी योगी सरकार की ओर से कोशिशें हो रही हैं। जो 69,000 की शिक्षक भर्ती थी, उसमें उस भर्ती को पूरा किया गया है, और उसके लिए अब शिक्षकों की जो बहाली हुई है उनको एक नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। वो लगातार एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे ही सही उनके कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन शिक्षकों में एक व्यग्रता भी है, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ जो समय से चीज़ें साफ़ नहीं हुई हैं, उनके साथ जो समय से फैसले नहीं हुए, इसकी वजह से उनका एक धीरज जवाब भी दे रहा है। तो इसको लेकर उनका एक विरोध सड़क पर भी आ रहा है। 59,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग आरक्षण के सवाल पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए थे, ऐसे लोग का प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ में उन्होंने कल मुख्यमंत्री आवास के सामने और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया है। तो ये उनका पहलू है। उसके अलावा जो वित्त विहीन शिक्षकों का एक बड़ा समुदाय जो है, वो भी एक अपनी समस्या से ग्रसित है। उनके साथ भी बहुत लंबे समय से नाइंसाफ़ी हो रही है। वो लगातार अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं, सरकार की ओर से वादे किए जाते हैं। 2017 से पहले भी उनके साथ वादा हुआ, 2022 के पहले भी ढेर सारे वादे किए जा रहे हैं। उन वादों पर कितना अमल होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की शिक्षक सभा ने इस पूरे मसले पर अभी 2-3 दिन पहले एक गहन विचार विमर्श किया है। और कुलदीप यादव से मेरी बातचीत हुई है, जो उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने ये कहा कि हम वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर गंभीर हैं, और मुमकिन है कि उनके बारे में हमारे जो पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें कुछ हम लोग एजेंडा रखें। और उनका ये कहना है कि उनके मानदेय को हम फिक्स करना चाहते हैं। जो स्किल्ड लेबर है, उनका जो दैनिक वेतन बनता है, दैनिक जो मानदेय बनता है, उसके हिसाब से वो वित्त विहीन शिक्षकों का मानदेय तय करने जा रहे हैं। और उसके बाद
वित्त विहीन शिक्षकों का जो ये मसला है, जो मानदेय का जो उनको कम मिलता है, और अभी तो कोरोना काल में जो स्कूल बंद हैं उसकी वजह से स्कूलों की कमाई नहीं हो रही है और इसकी वजह से स्कूल ने वित्त विहीन शिक्षकों को सैलरी देना बंद कर दिया है, उनको मानदेय देना बंद कर दिया है। तो इसकी वजह से उनकी एक व्यवस्था बहुत ही ख़राब हो रही है, बहुत स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। तो वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर सभी दलों में एक तरह से मंथन चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में जब चुनाव करीब आएंगे तो ये जो इनका दबाव रहेगा, ये सब न केवल सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे में आएगा, बल्कि विपक्षी दल भी उस मुद्दे पर कोई कमिटमेंट करेंगे। और कुलदीप यादव ने, जब मैंने शिक्षा मित्रों के सवाल पर पूछा कि क्या शिक्षा मित्र का जो मानदेय का सवाल है या जो उनके स्थायीकरण का सवाल है, ये आपके एजेंडे में है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को हम जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हमने उनको सहायक शिक्षक पहले भी बनाया था, हम एक बार फिर सभी शिक्षा मित्र जिन्होंने सहायक शिक्षक के रूप में काम किया है उनकी नौकरी दोबारा सहायक शिक्षक के रूप में बहाल होगी। और हमारी सरकार मजबूती से उनके मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का मामला लटक गया है उसको दुरुस्त करेगी और शिक्षा मित्रों का कल्याण करना हमारा मकसद है। तो ये है शिक्षा मित्रों को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति। और मैं देखता हूं कि शिक्षा मित्रों के सवाल पर जब भी मैं बात करता हूं तो शिक्षा मित्रों का एक झुकाव मैं समाजवादी पार्टी की ओर देखता हूं। तो शायद समाजवादी पार्टी इस झुकाव को समझ रही है और ये कमिटमेंट कर रही है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में ये चुनावी मुद्दा बनेगा और सत्ताधारी पार्टी भी जरूर कोई बड़ा कमिटमेंट करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के पहले उनके साथ जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी अब हमारी, लेकिन लगातार 4 साढ़े 4 साल उनकी सरकार रही, योगी जी की सरकार रही, लेकिन शिक्षा मित्रों के सवाल पर कोई ठोस निर्णय के साथ सामने नहीं आई और शिक्षा मित्रों के मानदेय मात्र अभी 10,000 रुपये उनका काम चल रहा है और इसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति एक गंभीर रूप में है और वो लगातार अपनी मांग रख रहे हैं। और अभी भी उन्होंने एक लंबा कार्यक्रम चलाया था जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ लगातार मिलकर अपनी बातें रखी थी, अपने जो उनकी नौकरी है उसके अस्थायी करने की बात की थी। उन्होंने शिक्षकों के समान वेतन, समान काम समान वेतन की मांग रखी थी और कहा था कि सहायक शिक्षक के रूप में उनकी जो बहाली थी वो वापस होनी चाहिए और एक चूँकि समान शिक्षक की तरह वो काम करते हैं, शिक्षकों के समान वो काम करते हैं, इसलिए उनका वेतन भी उन्हीं के समान होना चाहिए। ये पक्ष उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को रखा है, अपने इलाके के विधायकों को दिया है, उन्होंने भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उन तक अपनी बात पहुँचाई है और उस पर सरकार क्या राय रखती है, उसको लेकर सरकार क्या वादे करती है, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और 1 अगस्त के बाद उनका अपना पुराना एक अल्टीमेटम था कि 1 अगस्त से पहले अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके साथ कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं किया गया, उनके साथ कोई ठोस वादा नहीं किया गया तो वो सड़क पर उतर सकते हैं। ये स्थिति है इस वक्त शिक्षा मित्रों की। और देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के चुनाव में शिक्षा मित्रों का मसला कितना गंभीर मुद्दे के तौर पर सामने आता है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।